एक सच्ची मेहनत की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया आज की तरह विकसित नहीं थी और लोग सादा जीवन बिताते थे। पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे रास्ते थे और खेतों की खुशबू हवा में तैरती थी, एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम काशिफ था। काशिफ की उम्र लगभग 35 साल थी। उसकी पत्नी का नाम नाजिया था, जो एक नेक और सहनशील महिला थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा इमरान, जो 8 साल का था, बीच का बेटा ओवैस 6 साल का था और सबसे छोटी बेटी हफ्सा अभी केवल 4 साल की थी। काशिफ का घर गांव के एक कोने में था। मिट्टी का बना वो छोटा सा घर 2 कमरों का था। दीवारें बिल्कुल सादी थी, लेकिन नाजिया ने बड़े प्यार से सब कुछ सजा कर रखा था। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जहां बच्चे खेला करते थे। काशिफ एक सच्चा भक्त था। हर रोज सुबह भोर की अजान से पहले ही उसकी आंख खुल जाती। वह तुरंत उठता, हाथ मुंह धोता और प्रार्थना के लिए खड़ा हो जाता। प्रार्थना के बाद वह थोड़ी देर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता। जब वह पाठ करता तो उसकी आवाज में एक अनोखा सुकून होता था। नाजिया भी सुबह जल्दी उठ जाती। वह चूल्हे पर चाय बनाती और काशिफ के लिए रोटी पकाती। कभी कभी खाने में केवल रोटी और नमक होता, लेकिन दोनों पति पत्नी कभी शिकायत नहीं करते थे। वे जानते थे कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। काशिफ रोज अलग अलग तरह के काम करता था। कभी किसी किसान के खेत में हल चलाता, कभी फसल काटता, तो कभी निर्माण कार्य में मिट्टी या ईंटें ढोता। जो भी काम मिलता वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। उसका मानना था कि मेहनत का कोई भी काम छोटा नहीं होता। लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। अच्छे दिनों में उसे 200 रुपए मिल जाते, तो खराब दिनों में केवल 100 रुपए या कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता था। घर का खर्च चलाना बहुत कठिन था। नाजिया बड़ी समझदारी से घर संभालती और हर पैसा सोच समझ कर खर्च करती थी। बच्चों की हालत देखकर काशिफ का दिल रोता था। इमरान और ओवैस स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन काशिफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी किताबें खरीद सके। छोटी हफ्सा को कभी कभी बुखार हो जाता, तो दवाई के पैसे जमा करना भी मुश्किल हो जाता था। उसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसका नाम सेठ मनशा खान था। मनशा खान के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। उसकी बड़ी हवेली गांव के बीचों बीच थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 10-12 कमरे थे, ऊंची ऊंची दीवारें थी और एक विशाल दरवाजा था। सेठ मनशा खान लगभग 50 साल का था। उसकी मोटी मोटी मूंछें थी और वो हमेशा महंगे कपड़े पहनता था। उसकी आवाज बहुत भारी थी। जब वो बोलता तो लोग डर जाते थे। लेकिन सेठ मनशा खान के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा दोष था। वो बहुत क्रूर और धोखेबाज था। जो मजदूर उसके यहां काम करते, उनके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करता था। वह काम तो पूरा करवाता, लेकिन पैसे देते समय हमेशा कुछ न कुछ कटौती कर लेता था। गांव के लोग कहते थे कि सेठ मनशा खान से बचकर रहो, वो किसी का भला नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी यह थी कि गांव में काम कम था और ज्यादातर लोगों को उसी के यहां काम करना पड़ता था। एक दिन की बात है, काशिफ सुबह से काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। दोपहर हो गई और वो खाली हाथ घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सेठ मनशा खान का नौकर मिला, जिसका नाम रशीद था। उसने काशिफ को देखते ही कहा कि सेठ साहब ने अपने बड़े खेत में काम के लिए मजदूर बुलवाए हैं और काशिफ को तुरंत हवेली पहुंचने को कहा। काशिफ के मन में खुशी और डर दोनों थे। खुशी इसलिए कि काम मिल जाएगा, और डर इसलिए क्योंकि उसने सेठ मनशा खान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि घर में खाने को कुछ नहीं है। आज सुबह बच्चों ने केवल पानी पीकर पेट भरा था। नाजिया ने बताया था कि घर का आटा भी खत्म हो चुका है। काशिफ ने हिम्मत जुटाई और सेठ मनशा खान की हवेली की ओर चल पड़ा। जब वो बड़े दरवाजे पर पहुंचा तो दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। हवेली के अंदर बहुत चमक धमक थी।
कीमती फर्नीचर और दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थी। सेठ मनशा खान एक बड़े सोफे पर बैठा था। उसने काशिफ को देखा और आवाज दी। काशिफ ने उसे आदरपूर्वक प्रणाम किया। सेठ ने कहा, मुझे अपने बड़े खेत के लिए मजदूरों की जरूरत है। गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार है। उसे काटना है, फिर बांधना है और फिर साफ करना है। पूरे 1 महीने का काम है। काशिफ ने पूछा, सेठ साहब, इसकी मजदूरी कितनी मिलेगी? सेठ मनशा खान ने अपनी भारी आवाज में कहा, पूरे महीने काम करोगे तो 5,000 रुपए दूंगा। यह सुनकर काशिफ के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। 5,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। काशिफ ने तुरंत हाँ कर दी और कहा, सेठ साहब, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। आपको कोई शिकायत नहीं होगी? सेठ ने सिर हिलाया और अगले दिन सुबह से काम पर आने को कहा। काशिफ खुशी खुशी घर आया और नाजिया को ये खुशखबरी सुनाई। नाजिया भी बहुत खुश हुई और दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया। अगले दिन से काशिफ ने काम शुरू कर दिया। वह सुबह 5 बजे उठता, प्रार्थना करता और 6 बजे तक खेत पहुंच जाता। कड़ी धूप में भी वह बिना रुके काम करता रहता। दोपहर में थोड़ा आराम करता और फिर शाम तक जुटा रहता। काम बहुत कठिन था। फसल काटना, उसे बांधना और फिर ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाना। काशिफ की कमर में दर्द होने लगता, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, फिर भी वह काम करता रहा। बारिश के दिन भी आए। काशिफ भीगता रहा लेकिन काम नहीं छोड़ा। उसे बस उन 5,000 रुपयों का ख्याल था। वह सोचता था कि इन पैसों से बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, इमरान की किताबें आएंगी और हफ्सा के लिए दवाई ला सकेगा। पूरा 1 महीना बीत गया। काशिफ ने जीतोड़ मेहनत की। आखिरी दिन जब काम पूरा हुआ तो सेठ के दूसरे नौकरों ने भी माना कि काशिफ ने वाकई बहुत मेहनत की है। काशिफ ने अपने कपड़े साफ किए और अपनी मजदूरी लेने सेठ मनशा खान के पास पहुंचा। उसका दिल उत्साह से भरा था। सेठ मनशा खान अपनी हवेली में बैठा था। काशिफ ने प्रणाम किया और कहा, सेठ साहब, ईश्वर की कृपा से काम पूरा हो गया है। सेठ ने एक अजीब नजर से काशिफ को देखा और ठंडे लहजे में कहा, ठीक है। काशिफ ने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ साहब, मेरी मजदूरी। सेठ मनशा खान ने अपनी जेब से नोट निकाले और गिनने लगा। फिर उसने काशिफ की ओर देखा और कहा, 5,000 कैसे? मैंने तो 3,000 कहे थे। काशिफ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, सेठ साहब, आपने 5,000 की बात की थी। मैंने इसीलिए इतनी मेहनत की। लेकिन सेठ मनशा खान ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, मैंने 3,000 ही कहा था। तुमने गलत सुना होगा। काशिफ का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने फिर विनती की, सेठ साहब, आपका नौकर रशीद भी वही था। वो गवाह है। सेठ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप रहो। जो मैं कह रहा हूं वही सच है। 3,000 लेने हैं तो लो, वरना वो भी नहीं मिलेंगे। काशिफ का दिल टूट गया, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसके मन में आया कि वो झगड़ा करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि ईश्वर सब देख रहा है और वो अन्याय करने वालों को सजा जरूर देता है। काशिफ ने चुपचाप 3,000 रुपए लिए और वहां से चल दिया। काशिफ ने 3,000 रुपए अपनी जेब में डाले और घर की तरफ चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था। रास्ते भर वो सोचता रहा कि ये क्या हो गया। 1 महीने की इतनी मेहनत और सिर्फ 3,000 रुपए। लेकिन फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि कम ही सही, लेकिन कुछ तो मिला है। जब वो घर पहुंचा तो नाजिया दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और उम्मीद के संकेत थे। बच्चे भी मां के पास खड़े थे। इमरान ने दूर से ही अब्बू को देख लिया और दौड़ता हुआ आया। नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ईश्वर का शुक्र है, आप आ गए। मैं सोच रही थी कि आज तो 5,000 रुपए आएंगे। कल बाजार जाकर इमरान की किताबें ले आएंगे और हफ्सा की दवा भी। काशिफ ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर आया और चारपाई पर बैठ गया।
उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। नाजिया ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? काम पूरा हो गया ना? काशिफ ने सिर हिलाया और कहा, हां, काम तो पूरा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से 3,000 रुपए निकाले और नाजिया को दिए। नाजिया ने हैरानी से पैसे गिने। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, यह तो सिर्फ 3,000 है, बाकी पैसे कहां हैं? क्या कोई समस्या है? काशी ने एक लंबी सांस ली और फिर सारा किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे सेठ मंशा खान ने पहले 5,000 कहा था, लेकिन पैसे देते समय मुकर गया। कैसे उसने कहा कि मैंने तो 3,000 ही कहा था। नाजिया को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये कैसा इंसाफ है? आपने पूरा महीना काम किया और वो धोखा दे रहा है। काशिफ ने नाजिया का हाथ पकड़ा और कहा, छोड़ो बेगम, गुस्सा करने का क्या फायदा? अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वो जालिमों को सजा जरूर देता है। हमें धैर्य, सब्र रखना चाहिए। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन हमारे बच्चे, इमरान की किताबें, हफ्सा की दवा। काशिफ ने कहा, अल्लाह किसी न किसी रास्ते से सब कुछ पूरा कर देगा। हमें विश्वास रखना चाहिए। उस दिन नाजिया ने बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपयों में राशन लिया। कुछ आटा, दाल, चावल और थोड़ा सा तेल। इमरान की किताबें खरीदने के पैसे नहीं बचे। हफ्सा की दवा भी नहीं ले सके। दिन गुजरते गए। काशिफ फिर से काम की तलाश में निकलता। कभी कहीं काम मिल जाता तो कभी खाली हाथ वापस आना पड़ता। घर की हालत फिर से खराब होने लगी। लगभग 2 हफ्ते बाद एक दिन सेठ मंशा खान का नौकर रशीद फिर काशिफ के घर आया। उसने कहा कि सेठ साहब ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें फिर काम की जरूरत है। काशिफ के मन में पहले तो मना करने का विचार आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि गांव में और कोई काम नहीं है। कुछ होना कुछ न होने से बेहतर है। वो सेठ मंशा खान के पास गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, काशिफ, मेरी हवेली की छत में सीलन आ गई है, मरम्मत करानी है। बहुत काम है, पूरे 10 दिन लगेंगे। मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगा। काशिफ ने सोचा कि शायद इस बार सेठ अपना वादा पूरा कर दे। उसने कहा, ठीक है सेठ साहब, लेकिन मेरी विनती है कि जो राशि आप कह रहे हैं वही दे। सेठ ने हां में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। अगले दिन से काशिफ ने हवेली की छत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। यह काम पहले से ज्यादा कठिन था। उसे ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता, भारी भारी सामान उठाना पड़ता, पुराने टूटे हुए टाइल्स उतारने पड़ते और नए लगाने पड़ते। काशिफ के हाथों में फिर से छाले पड़ गए। कमर में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह से शाम तक काम करता रहा। एक दिन दोपहर को काशिफ छत पर काम कर रहा था। तेज धूप थी और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने नीचे आकर पानी मांगा। सेठ के नौकरों ने उसे पानी दिया, लेकिन बहुत कम। काशिफ ने सोचा कि कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कम ही सही लेकिन मिला तो। 10 दिन बाद जब काम पूरा हुआ तो काशिफ ने अपने हाथों को देखा। वे जख्मों से भरे हुए थे। उसकी कमर में तेज दर्द था, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि अल्हम्दुलिल्लाह काम खत्म हुआ, अब 6,000 रुपए मिलेंगे। उसने अपने कपड़े झाड़े और सेठ मंशा खान के पास गया। उसने प्रणाम किया और कहा, सेठ साहब, ईश्वर की कृपा से काम पूरा हो गया है, आप जांच चेक कर लें। सेठ ने छत को देखा और सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ ठीक है। फिर वो अंदर गया और कुछ देर बाद पैसे लेकर आया। काशिफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। सेठ मंशा खान ने नोट गिने और काशिफ के हाथ में रख दिए। काशिफ ने जल्दी से गिने, सिर्फ 5,000 रुपए थे। काशिफ ने कहा, सेठ साहब ये तो 5,000 है, आपने 6,000 कहा था। सेठ ने बड़ी बेशर्मी से कहा, नहीं,
मैंने 5,000 ही कहा था। तुमने गलत सुना होगा। काशिफ ने कहा, नहीं सेठ साहब, आपने 6,000 कहा था। मैंने साफ सुना था। आपका नौकर रशीद भी वही था। सेठ ने गुस्से में कहा, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है। 5,000 लेने हैं तो लो, वरना छोड़ दो। काशिफ ने बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, सेठ साहब, मैंने 10 दिन मेहनत की है। मेरे हाथ देखें कितने जख्मी हैं। मेरी कमर टूट गई है। आप ईश्वर से डरे। लेकिन सेठ मंशा खान का दिल पत्थर का था। उसने कोई दया नहीं दिखाई। अंत में मजबूर होकर काशिफ को 5,000 रुपए लेकर वापस आना पड़ा। जब काशिफ घर पहुंचा तो नाजिया ने एक नजर में ही समझ लिया कि फिर वही हुआ है। उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि उस जालिम के यहां काम मत करो। वो कभी न्याय नहीं करता। काशिफ ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं क्या करूं नाजिया? गांव में और काम नहीं है। अगर यहां काम नहीं करूंगा तो बच्चे भूखे रहेंगे। नाजिया को अपने पति पर बहुत तरस आया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अब आगे से उसके यहां काम बिल्कुल नहीं करना। कुछ हफ्ते गुजर गए। छोटी हफ्सा की तबीयत फिर खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और खांसी भी आ रही थी। नाजिया बहुत परेशान थी। काशिफ ने हफ्सा को गांव के हकीम के पास ले जाना चाहा, लेकिन उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गया। उसी समय फिर सेठ मंशा खान का संदेश आया। इस बार उसने कहा, मेरे कुएं की सफाई करनी है। यह बहुत गहरा कुआं है और बहुत खतरनाक काम है, लेकिन मैं 10,000 रुपए दूंगा। काशिफ को सख्त जरूरत थी। हफ्सा की दवा के लिए पैसे चाहिए थे। नाजिया ने मना किया, लेकिन काशिफ ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। शायद इस बार सेठ अपना वादा पूरा कर दे। अगले दिन काशिफ ने कुएं की सफाई का काम शुरू किया। यह वाकई बहुत खतरनाक काम था। कुआं लगभग 40 फीट गहरा था। अंदर अंधेरा था और नमी बहुत ज्यादा थी। काशिफ को रस्सी के सहारे नीचे उतरना पड़ता। फिर कुएं की दीवारों से चिपकी हुई गंदगी और काई साफ करनी पड़ती। ये काम बहुत मुश्किल और जोखिम भरा था। पहले दिन काशिफ ने बहुत सावधानी से काम किया। दूसरे दिन भी सब ठीक रहा। तीसरे दिन काशिफ जब कुएं में काम कर रहा था तो उसका पांव फिसल गया। वो अचानक गिर गया और कुएं की दीवार से टकराया। उसके मुंह से चीख निकल गई। ऊपर खड़े सेठ के नौकरों ने आवाज सुनी और घबरा गए। उन्होंने जल्दी से रस्सी नीचे की और बड़ी मुश्किल से काशिफ को बाहर निकाला। काशिफ का चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। उसका दाया पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ था। देखने से ही पता चल रहा था कि हड्डी टूट गई है। नौकरों ने काशिफ को गांव के हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाने की बात की, लेकिन सेठ मंशा खान ने कहा, पहले इसे घर पहुंचा दो। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये इसकी अपनी लापरवाही है। काशिफ को घर छोड़ दिया गया। जब नाजिया ने अपने पति की ये हालत देखी तो उसकी चीख निकल गई। बच्चे डरकर रोने लगे। नाजिया ने तुरंत पड़ोसियों को आवाज दी। गांव के कुछ नेक दिल लोगों ने काशिफ को उठाया और पास के क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने देखकर कहा कि पैर की हड्डी टूटी हुई है, प्लास्टर करना पड़ेगा और कुछ हफ्तों तक आराम करना होगा। इलाज का खर्च नाजिया ने उन कुछ पैसों से चुकाया जो घर में बचे हुए थे। जब काशिफ घर वापस आया तो उसका पैर प्लास्टर में था। डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 1 महीना बिस्तर पर आराम करना होगा। अब काशिफ बिल्कुल बेबस था। वह चारपाई पर लेटा रहता और छत की तरफ देखता रहता। उसके दिल में बहुत दर्द था, न केवल पैर का दर्द बल्कि मन का भी दुख था। कुछ दिन बाद जब काशिफ ने थोड़ा बेहतर महसूस किया तो उसने नाजिया से कहा, मेरी मजदूरी के पैसे ले आओ। नाजिया सेठ मंशा खान के पास गई। सेठ ने नाजिया को देखा और कठोर लहजे में कहा, तुम्हारे पति ने काम पूरा नहीं किया। कुआं अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ 4,000 रुपए दूंगा। नाजिया ने बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, सेठ साहब, मेरे पति को आपके काम के दौरान चोट लगी है। उनका पैर टूट गया है। आपने 10,000 कहा था,
कम से कम वही दे दे। लेकिन सेठ मनशा खान ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने सिर्फ 4,000 रुपए दिए और नाजिया को वहां से भगा दिया। नाजिया रोती हुई घर आई। जब काशिफ ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सेठ साहब, ईश्वर सब देख रहा है। सेठ मनशा खान उसी समय अपनी हवेली में बैठा हंस रहा था। उसने अपने नौकरों से कहा, देखो ये मजदूर कितने मूर्ख होते हैं। इन्हें जो चाहो कह दो, ये मान लेते हैं। फिर वो जोर से हंसा और बोला, जा तेरा ईश्वर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उधर काशिफ के घर में हालात बहुत खराब हो गए। कमाने वाला बीमार था। घर में खाने को कुछ नहीं था। नाजिया ने 4,000 रुपयों में से कुछ खाने का सामान लिया, लेकिन वह भी जल्द ही खत्म हो गया। एक रात की बात है, घर में बिल्कुल कुछ नहीं था। नाजिया ने कोशिश की कि बच्चों को पानी पिलाकर सुला दे। छोटे ओवैस और हफ्सा तो सो गए, लेकिन 8 साल का इमरान समझदार था। वह जानता था कि अब्बू बीमार है और घर में खाना नहीं है। इमरान ने अपनी मां से कहा, अम्मा, मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन नाजिया जानती थी कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उसका दिल टूट गया। वह कोने में जाकर चुपचाप रोती रही। काशिफ ये सब देख रहा था। उसका मन बैठ गया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आखिर मैंने क्या गलती की। रात के लगभग 2 बजे थे। सब सो गए थे। काशिफ ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उठने की कोशिश की। उसके पैर में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। वो लंगड़ाता हुआ बाहर आया और हाथ मुंह धोकर शुद्ध हुआ। फिर काशिफ ने प्रार्थना, नमाज शुरू की। उसने विशेष रात्रि प्रार्थना, तहज्जुद पढ़ी। जब वह सजदे मस्तक जमीन पर टेकना में गया तो उसके मुंह से बेसाख्ता आहें निकलने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ मेहनत की, लेकिन मुझे बार बार धोखा मिला। काशिफ रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मैं तुझसे शिकायत नहीं कर रहा। तेरा हर फैसला सही होता है, लेकिन मेरे मासूम बच्चे, वे भूखे सो गए हैं। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू है। मुझे कुछ मत दे, पर मेरे बच्चों को भूखा मत रख। कोई रास्ता निकाल दे। तू ही पालनहार है। तू ही सबकी मदद करने वाला है। काशिफ रात भर रोता रहा। उसकी प्रार्थनाएं आकाश की ओर जा रही थी। सुबह हुई। उसने भोर की प्रार्थना की और फिर थकाहारा चारपाई पर लेट गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पुकार सुनी जा चुकी थी। उसी दिन दोपहर के समय गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वो शहर से आया था। उसकी गाड़ी नई थी और कपड़े साफ सुथरे। उसका नाम हाजी ताहिर था। हाजी ताहिर एक सफल व्यापारी थे जो दूसरे शहर में रहते थे। वे अपने बुढ़ापे के लिए गांव में कुछ जमीन खरीदना चाहते थे ताकि वहां खेती बाड़ी कर सके और शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। जब उन्होंने गांव में पूछा कि यहां जमीन कौन बेचता है, तो सबने एक ही नाम लिया, सेठ मनशा खान। हाजी ताहिर सेठ की हवेली पहुंचे। सेठ ने जब सुना कि शहर का आदमी जमीन खरीदना चाहता है तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, ये तो पैसे कमाने का सबसे अच्छा मौका है। सेठ ने हाजी ताहिर का बड़े आदर से स्वागत किया। उन्हें बिठाया, चाय पिलाई और बातें की। फिर कहा, हाजी साहब, मेरे पास बहुत अच्छी जमीनें हैं। मैं आपको एक विशेष जमीन दिखाना चाहता हूं। सेठ उन्हें गांव के बाहर एक जमीन पर ले गया। यह जमीन बिल्कुल बंजर थी। उस पर न घास उगती थी, न कोई फसल। मिट्टी सख्त और बेकार थी। लेकिन सेठ मनशा खान ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, हाजी साहब, यह जमीन बहुत उपजाऊ है। इस पर हर तरह की फसल हो सकती है। पिछले साल मैंने यहां गेहूं उगाया था और बहुत अच्छी पैदावार हुई थी। हाजी ताहिर को जमीन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। उन्होंने सेठ की बातों पर विश्वास कर लिया। सेठ ने कहा, यह 30 एकड़ जमीन है। मैं आपको 6 लाख रुपए में दे दूंगा। यह बहुत सस्ता सौदा है।
हाजी ताहिर ने थोड़ा सोचा और मान गए। दोनों के बीच समझौता हुआ और उन्होंने 6 लाख रुपए सेठ मंशा खान को दे दिए। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, क्या कमाल कर दिया, एक बेकार जमीन 6 लाख में बेच दी। हाजी ताहिर वापस शहर चले गए। उन्होंने सोचा कि कुछ महीनों बाद आकर जमीन पर काम शुरू करेंगे, लेकिन 3 हफ्ते बाद उन्हें शक हुआ। उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की जो किसान था। जब उन्होंने जमीन का ब्यौरा दिया तो दोस्त ने कहा, वो तो बंजर इलाका है, वहां कभी कुछ नहीं उगा। हाजी ताहिर तुरंत गांव वापस आए। उन्होंने जमीन को दोबारा देखा और स्थानीय लोगों से पूछा। सबने एक ही बात कही कि यह जमीन बिल्कुल बेकार है। हाजी ताहिर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठ से बात करनी चाहिए, लेकिन सेठ ने मिलने से मना कर दिया। हाजी ताहिर ने तुरंत वकील से संपर्क किया और अदालत में मामला दर्ज कर दिया। उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उधर सेठ मंशा खान के बेटे शाहिद की शादी की तैयारियां चल रही थी। लड़की एक अच्छे परिवार से थी। सेठ ने बड़ी बड़ी बातें की थी और लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन शादी से सिर्फ एक दिन पहले लड़की के पिता को किसी ने बता दिया कि सेठ मंशा खान एक धोखेबाज आदमी है और उस पर धोखाधड़ी का केस चल रहा है। लड़की वालों ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया। सेठ मंशा खान को बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पूरे गांव में ये बात फैल गई। फिर अदालत में सुनवाई हुई। जज ने सेठ से पूछा, क्या तुमने हाजी ताहिर को धोखा दिया? सेठ ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि सेठ मंशा खान को हाजी ताहिर के 6 लाख रुपए तुरंत वापस करने होंगे, साथ ही 2 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। सेठ मंशा खान के पैरों तले से जमीन निकल गई। अदालत के आदेश से सेठ मंशा खान को 8 लाख रुपए चुकाने पड़े। उसके पास इतनी बड़ी राशि नहीं थी, इसलिए उसे अपनी कुछ जमीनें बेचनी पड़ी। जब गांव में यह खबर फैली तो सब लोग दंग रह गए। जो सेठ मंशा खान कल तक इतना अभिमानी था, आज उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ रही थी। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। सेठ मंशा खान ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। जब लोगों ने सुना कि उसकी हालत बिगड़ रही है, तो सबने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। एक दिन एक साहूकार उसके घर आया और बोला, सेठ साहब, आपने मुझसे 2 साल पहले 3 लाख रुपए उधार लिए थे, अब मुझे वो वापस चाहिए। सेठ मंशा खान ने कहा, अभी मेरे पास नहीं है, कुछ महीनों का समय दे दो। लेकिन साहूकार नहीं माना। उसने कहा, नहीं, मुझे तुरंत चाहिए, वरना मैं भी अदालत जाऊंगा। इसी तरह एक एक करके कई लोग आने लगे। कोई 2 लाख मांगता तो कोई 1.5 लाख। सेठ मंशा खान घबरा गया। पूरे क्षेत्र में उसका नाम खराब हो गया। लोग कहते कि ये धोखेबाज आदमी है, इससे दूर रहो। पहले जो लोग सेठ के सामने सिर झुकाते थे, अब वही उसका अपमान करते। जो मजदूर डरकर काम करते थे, अब वे भी सेठ को तिरछी नजर से देखते। एक दिन की बात है, मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और तेज हवा चल रही थी। सेठ मंशा खान के खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार थी। कटाई में बस कुछ ही दिन बचे थे। लेकिन शाम को अचानक ऐसी भयानक आंधी आई कि पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। तेज बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। ये तूफान पूरे 3 घंटे तक चला। जब सुबह हुई और सेठ मंशा खान अपने खेतों में गया, तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सारी फसल जमीन पर बिछी हुई थी। गेहूं के पौधे टूट गए थे और ओलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सेठ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो वहीं खेत में बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसे लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका था। गांव के लोग कहने लगे कि ये ईश्वर का न्याय है। जिसने मजदूरों पर अत्याचार किया, उसे ईश्वर ने दंड दे दिया। उधर काशिफ का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर ने 1 महीने आराम करने को कहा था, लेकिन काशिफ के पास इतना समय कहाँ था। घर में खाने को कुछ नहीं था। 3 हफ्ते बाद ही उसने प्लास्टर कटवा लिया।
उसका पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, पर वो लंगड़ा कर चल सकता था। उसने फिर से काम की तलाश शुरू कर दी। नाजिया ने मना किया कि अभी विश्राम करो, लेकिन काशिफ ने कहा, भाग्यवान, ईश्वर पर भरोसा है, मैं धीरे धीरे काम करूंगा। काशिफ रोज सुबह निकलता और काम ढूंढता। कभी किसी का बोझ उठा देता तो कुछ रुपए मिल जाते, कभी किसी की दुकान पर सामान रखने में मदद कर देता। हर छोटे बड़े काम से वो कुछ न कुछ कमा लेता। एक दिन दोपहर के समय काशिफ सड़क के किनारे बैठकर काम का इंतजार कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी गाड़ी आ रही है। ये शहर से आने वाली गाड़ी थी जो शायद रास्ता भटककर गांव की तरफ आ गई थी। गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक गई। चालक ने बाहर झांका और रास्ता पूछने लगा। फिर गाड़ी का बोनट खोला। लगा कि कोई खराबी आ गई थी। काशिफ ने यह देखा तो तुरंत उठा और लंगड़ाता हुआ गाड़ी के पास गया। उसने पूछा, क्या समस्या है? क्या मैं कोई सहायता कर सकता हूं? चालक ने कहा, गाड़ी गर्म हो गई है, शायद पानी कम हो गया है। काशिफ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं अभी पानी लाता हूं। वो पास के हैंडपंप से एक बाल्टी पानी ले आया और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी की पिछली सीट पर एक सज्जन बैठे थे। उनकी आयु लगभग 55-60 वर्ष थी। साफ सुथरे कपड़े और सफेद दाढ़ी। उन्होंने काशिफ को देखा तो बाहर आ गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या हुआ है? काशिफ ने कहा, कुछ नहीं साहब, बस थोड़ी चोट लगी थी, अब ठीक है। वो व्यक्ति काशिफ की सरलता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की, तुम्हारा धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे। लेकिन काशिफ ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं साहब, ये कोई काम नहीं था, मैंने सिर्फ एक बाल्टी पानी दिया है, इसके पैसे नहीं लूंगा। वो व्यक्ति और भी हैरान हो गया। उसने सोचा कि आजकल लोग छोटी सी बात पर पैसे मांगते हैं, और ये व्यक्ति इतनी मदद करके भी कुछ नहीं ले रहा। उस व्यक्ति का नाम सेठ वकार अहमद था। वो शहर में एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे। उनके पास कई ट्रक और बसें थी। वे अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे, पर रास्ता भूल गए थे। सेठ वकार अहमद ने काशिफ से कहा, बेटा, कम से कम बैठो तो सही, जरा बात करते हैं। तुम यहां क्या करते हो? काशिफ बैठ गया और बताया कि वह एक मजदूर है। जब सेठ ने उसके लंगड़ाने का कारण पूछा, तब काशिफ ने पूरा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि कैसे सेठ मंशा खान ने उसे बार बार धोखा दिया और कैसे कुएं में उसका पैर टूट गया। काशिफ ने यह भी कहा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा किया। सेठ वकार अहमद काशिफ की बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत कठिन समय देखा है पर हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत बड़ी बात है। काशिफ, मैं शहर में व्यवसाय करता हूं और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार और परिश्रमी हो। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? काशिफ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, साहब, पर मैं अनपढ़ हूं, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। सेठ वकार ने मुस्कुराकर कहा, लिखना पढ़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत का संस्कार हर किसी में नहीं होता। तुम में ये दोनों गुण हैं, यही पर्याप्त है। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, ईश्वर आपका भला करे, मैं जरूर काम करूंगा। सेठ वकार ने उसे अपना नंबर दिया और अगले हफ्ते शहर आने को कहा। एक हफ्ते बाद काशिफ अपने परिवार के साथ शहर पहुंच गया। सेठ वकार अहमद ने उन्हें अपनी कंपनी के पास एक छोटा सा साफ सुथरा 2 कमरों का घर दे दिया। फिर उन्होंने काशिफ को अपने गैराज में गाड़ियों की देखरेख का काम दिया। उसका वेतन 15,000 रुपए महीना तय हुआ। काशिफ के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उसने तुरंत बच्चों का स्कूल में प्रवेश करवाया। इमरान, ओवैस और हफ्सा तीनों अब स्कूल जाने लगे। नाजिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, देखा,
मैंने कहा था ना कि ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा। काशिफ ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ प्रिय, सब्र का फल वाकई मीठा होता है। काशिफ ने सेठ वकार अहमद के साथ बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। वो सुबह जल्दी आ जाता और शाम देर तक काम करता। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। जो भी काम मिलता उसे पूरी निष्ठा से करता। एक बार कंपनी के नकद कैश में 10,000 रुपए ज्यादा निकल आए। काशिफ ने तुरंत सेठ वकार को बता दिया और पैसे वापस कर दिए। सेठ वकार बहुत खुश हुए और बोले, आजकल तो लोग छोटी छोटी चीजों में बेईमानी करते हैं, लेकिन तुम वास्तव में भरोसेमंद हो। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में काशिफ ने बहुत कुछ सीखा। उसने गाड़ियों की मरम्मत सीखी, हिसाब किताब समझा और थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी सीख लिया। सेठ वकार अहमद को काशिफ पर इतना विश्वास हो गया कि उन्होंने उसे अपनी एक शाखा ब्रांच का प्रभारी इंचार्ज बना दिया। अब काशिफ का वेतन 25,000 हो गया था। उसके पास एक बेहतर घर था जिसमें 3 कमरे थे। इमरान अब 10 साल का हो गया था और अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। उवैस 8 साल का था और वह भी पढ़ाई में अच्छा था। छोटी हफ्सा 6 साल की हो गई थी और बहुत प्यारी बच्ची थी। नाजिया की खुशी का कोई ठिकाना न था। जो स्त्री कल तक इस चिंता में रहती थी कि बच्चों को खाना मिलेगा या नहीं, आज वह चैन से रह रही थी। उसके बच्चे स्कूल जा रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे और प्रसन्न थे। एक दिन काशिफ को एक पत्र मिला। ये उसके गांव से आया था। उसके एक पुराने पड़ोसी ने लिखा था कि उसकी मां बीमार है। काशिफ की मां काफी समय से गांव में अकेली रह रही थी। काशिफ ने तुरंत निर्णय लिया कि वह गांव जाएगा। उसने सेठ वकार से अनुमति मांगी। सेठ वकार ने खुशी खुशी अनुमति दे दी और कहा, अपनी माताजी को शहर ले आओ, हम उनका इलाज करवाएंगे। काशिफ अगले दिन सुबह गांव के लिए निकला। जब वह गांव पहुंचा तो उसे बहुत अजीब लगा। 2 साल में बहुत कुछ बदल गया था। कुछ नए घर बन गए थे और कुछ पुराने ढह गए थे। काशिफ सबसे पहले अपनी मां के पास गया। उसकी मां बिस्तर पर लेटी थी। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काशिफ ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, अम्मा, आप चिंता न करें, मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहां अच्छे डॉक्टर हैं। फिर काशिफ गांव में घूमा। उसने अपने पुराने मित्रों से भेंट की। सबने उसकी प्रशंसा की कि ईश्वर की कृपा से तुमने बहुत उन्नति की है। जब काशिफ बाजार की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति दिखा जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहा था। वो व्यक्ति वृद्ध था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत दुर्बल लग रहा था। काशिफ ने ध्यान से देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ। ये सेठ मंशा खान था, वही सेठ जो कल तक बड़ी हवेली में रहता था, मैंने कपड़े पहनता था और सब पर अपना रौब झाड़ता था। आज वही सेठ मंशा खान मजदूरी कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था। उसके हाथों में छाले थे और चेहरा धूप से झुलस गया था। काशिफ के मन में पहले तो संतोष हुआ कि देखो ईश्वर ने अत्याचारी को कैसी सजा दी, लेकिन फिर तुरंत उसे अपने आप पर लज्जा आई। उसने सोचा, नहीं, मुझे किसी की विपत्ति पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। काशिफ धीरे से सेठ मंशा खान के पास गया। सेठ पत्थर तोड़ने में व्यस्त था। जब उसने काशिफ को देखा तो पहचान लिया। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। काशिफ ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। सेठ मंशा खान ने बहुत धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसकी आवाज में वो अहंकार नहीं था जो पहले हुआ करता था। काशिफ ने पूछा, सेठ साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? सेठ मंशा खान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काशिफ, ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों का दंड दे दिया। मेरी सारी जमीनें बिक गई, मेरी हवेली गिरवी रखनी पड़ी, मेरा बेटा मुझसे रुष्ट होकर शहर चला गया। अब मैं अकेला हूं और मजदूरी करके गुजारा कर रहा हूं।
फिर सेठ मंशा खान ने सिर उठाया और काशिफ की आंखों में देखते हुए कहा, काशिफ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई तुमसे छीन ली। मैंने तुम्हें धोखा दिया। ईश्वर ने मुझे दंड दिया है, लेकिन तुम भी मुझे क्षमा कर दो। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ साहब, मैंने कभी आपसे शत्रुता नहीं रखी। मैंने केवल ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वो मुझे न्याय दे, और ईश्वर ने मेरी सुन ली। सेठ मंशा खान ने कहा, काशिफ, मैं जानता हूं। लोगों ने मुझे बताया कि तुम अब शहर में हो और बहुत अच्छी स्थिति में हो। ईश्वर ने तुम्हें समृद्ध किया क्योंकि तुम नेक और धैर्यवान हो। काशिफ ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और सेठ मंशा खान के हाथ में रख दिए। उसने कहा, सेठ साहब, ये लीजिए, अपनी जरूरतें पूरी कीजिए। सेठ मंशा खान ने विस्मय से पैसों को देखा। फिर उसने काशिफ की ओर देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। सेठ की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, काशिफ, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम्हारा हक मारा, तुम्हें धोखा दिया, और तुम मेरी सहायता कर रहे हो। काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ साहब, मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है कि बुराई का उत्तर अच्छाई से देना चाहिए, बुराई से नहीं। मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूं। यह सुनकर सेठ मंशा खान फूट फूट कर रोने लगा। उसने काशिफ के पैर पकड़ लिए और कहा, काशिफ, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मैं आज से अपना जीवन बदल दूंगा। काशिफ ने सेठ को उठाया और कहा, सेठ साहब, ईश्वर का द्वार हमेशा खुला है, बस पश्चाताप कर ले और नेक बन जाए। उस दिन के बाद सेठ मंशा खान वास्तव में बदल गया। उसने सच्चा पश्चाताप किया। उसने जिन लोगों का हक मारा था, उनसे क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। काशिफ अपनी मां को लेकर शहर वापस आ गया। उसकी मां का उपचार हुआ और वे स्वस्थ हो गई। अब वे काशिफ के साथ शहर में रहने लगी। कुछ वर्षों बाद काशिफ ने अपना छोटा सा व्यवसाय आरंभ किया। सेठ वकार अहमद ने उसकी सहायता की। आज काशिफ एक सफल व्यक्ति है। उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काशिफ अपनी वास्तविकता कभी नहीं भूला। वह आज भी निर्धनों की सहायता करता है। जो मजदूर उसके पास काम करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। कभी किसी का हक नहीं मारता। इस कहानी की शिक्षा, धैर्य का फल, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। काशिफ ने कठिन समय में धैर्य रखा और ईश्वर ने उसे पुरस्कृत किया। ईश्वरीय न्याय, ईश्वर अत्याचारियों को दंड अवश्य देता है। सेठ मंशा खान के अहंकार और अन्याय का अंत बुरा हुआ। ईमानदारी की जीत। ईमानदारी और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। काशिफ की निष्ठा ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रार्थना की शक्ति। काशिफ की सच्ची पुकार और रात्रि प्रार्थना, तहज्जुद, स्वीकार हुई। क्षमा की महानता। अपने शत्रु को क्षमा कर देना सबसे बड़ी नेकी है। काशिफ की महानता इसी में थी कि उसने बदले के बजाय दया दिखाई। ईश्वर हम सबको काशिफ जैसा धैर्य, ईमानदारी और क्षमा का भाव प्रदान करे। आमीन।